गुफ्तगू हमारी बोलचाल में बरता जाने वाला एक फारसी शब्द जिसका सीधा अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। 2011 में राज्यसभा टीवी के जन्म के साथ इसी नाम से सिनेमा, रंगमंच, साहित्य एवं जीवन के कोमल पक्षों में सक्रिय ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ इंटरव्यू आधारित श्रृंखला की शुरुआत हुई, जिसने आज इस शब्द के मायने को बातचीत से आगे ले जाते हुए एक खास तरह की शैली, संस्कृति और संस्कार का पर्याय बना दिया है। इस शो को जानने वाले इसका पूरा श्रेय कार्यक्रम के होस्ट इरफान साहब को देते हैं। राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान। सेलिब्रिटी हो या हो एक आम दर्शक, जिस किसी ने इरफान साहब को देखा, सुना या उनसे बातचीत की, हर कोई मानो उनका फैन हो गया। वैसे मैं सच कहूँ तो मेरे बहुत अच्छे चंद इंटरव्यू अगर मैं चुनूं तो इरफान साहब के साथ किया हुआ गुफ्तगू का ये उन चंद इंटरव्यूज में से जो बहुत अच्छा हुआ। आपकी जो प्रोग्राम जो है गुफ्तगू इतना पॉपुलर है और सभी लोग को बहुत ही पसंद है, और मुझे ख़ास तौर से आप पसंद हैं। तो ये कि आपके मुंह पे आपकी तारीफ अच्छा नहीं लगेगा। बट मैं एक बात कहना, जब मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, बड़ा डिग्निफाइड तरीका है, डिग्निफाइड एंड नाइस क्वेश्चंस आल्सो। जिसका इंटरव्यू लिया जाए तो उसको सवाल अच्छे हो तो बहुत मज़ा आता है, बात करने का, बात कहने का। तो आई थिंक यू एक्सेल्ड इन दैट एंड थैंक्स फॉर दैट। करीब एक दशक बाद जब इस शो ने राज्यसभा टीवी पर एक विशेष स्थान हासिल कर ही लिया था, सहसा तभी कुछ रोज पहले राज्यसभा टीवी पर इस शो के बंद होने की खबर मिली, जिसने सभी को चौंका दिया। इस वक्त जब इरफान साहब के चाहने वालों ने गुफ्तगू को हूबहू अवस्था में जीवंत रखने की एक मुहिम छेड़ रखी है, हमने इरफान साहब का संपर्क किया और उन्होंने बड़ी सहजता से हमें बातचीत का समय दिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनके शुरुआती जीवन, गुफ्तगू से जुड़े उनके अनुभव एवं आगे की पारी के विषय में। इरफान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। मैं इस बातचीत की शुरुआत मुजफ्फर अली साहब की उस बात को याद करते हुए करना चाहूँगा, जहां आप ही के शो में उन्होंने कहा था कि आजकल फ़कीर पैदा होना बड़ा मुश्किल काम है। पिछले 9 वर्षों से राज्यसभा टीवी के बेहद ही खास शो गुफ्तगू के जरिए अपने चर्चित व्यक्तियों के इंटरव्यू करने की एक फ़कीरियत भरी शैली की जो खिदमत की है, जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। क्या आपको इल्म है कि धीरे धीरे ये शैली आपको देखने वालों, आपको सुनने वालों, आपसे बातचीत करने वालों को इतनी भा रही है कि यह एक आज बड़े मूवमेंट का हिस्सा बन चुकी है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत में मुझे शामिल करने के लिए और मुझे इस योग्य समझने के लिए कि ये आपके किसी काम का मैं हो सकता हूँ। रह गई बात आपके उस सवाल की जिसमें आपने कहा कि क्या मुझे ये इल्म है। ये इल्म मुझे दर्शकों की जो फीडबैक मिलते हैं, ख़ास तौर पर ईमेल के ज़रिए या सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, या अगर मैं कहीं जाऊं तो वहाँ पर जो मुलाकातें होती हैं उससे तो ये कुछ अंदाज़ा लगता है कि हाँ, कुछ ऐसा काम हो रहा है जो थोड़ा एक सार्थक काम है। भले वो मैं उसको फ़कीरी सोचूं या ना सोचूं, लेकिन जिसको मैंने बिना किसी शॉर्ट टर्म, किसी एजेंडा के, बिना किसी दुर्भावना के और बिना किसी कपट के मैंने इसको एक निस्वार्थ भाव से किया है, ताकि इससे मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग लाभान्वित हों। और ये किया है कहने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई रुक गया काम है, ये एक अनवरत चलने वाला काम है। हो सकता है इसको मैं ही आगे बढ़ाऊँ, या हो सकता है हमारे जो साथी हैं वो आगे बढ़ाएं, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसे होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप तमाम लोगों से, वो बेशक सेलिब्रिटी की कैटेगरी में आएँ या ना आएँ, से वो प्रेरित होते हैं, उनके अनुभवों से समृद्ध होते हैं। अगर इसी को एक कदम आगे ले जाऊं तो ये कैसा लगता है
अपने आप में एक होस्ट के लिए, जब गुलजार साहब जैसा व्यक्तित्व ये कहता है कि अगर मेरे कुछ चुनिंदा बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ को अगर मैं देखूं और उसमें से चुनूं तो इरफान साहब का जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मतलब इसका तो जवाब यही होगा कि अच्छा लगता है कि अगर आप किसी बातचीत को एक किसी अर्थपूर्ण ढंग से विकसित कर रहे हो, जैसा आपने सोचा था कि वो बातचीत आपके दर्शकों के लिए और ख़ुद आपके लिए एनरिचिंग हो, और वो एनरिचिंग होती है अगर, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उसी के साथ जैसे ही इस तरह के कॉम्प्लीमेंट सामने आते हैं, उसी के साथ जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दर्शकों की ओर से भी ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि आप अगले किसी शो में या अगले किसी इस तरह के रिप्यूट के गेस्ट के साथ उसको एक और दूसरे लेवल पर ले जाएंगे। यानी अपेक्षाओं को आप लगातार बढ़ाते रहते हैं और ख़ुद अपनी सीमाओं को आप पुश करते रहते हैं। मेरे अगर संदर्भ में देखा जाए तो कैसे वो एक रस ना रहे, और वो क्योंकि दर्शक के इंटेलेक्ट को मैं कभी भी या किसी भी पत्रकार को नहीं चाहिए कि वो उसकी बुद्धिमत्ता को नीचा करके देखे। वो अगर वो चेतना के जिस स्तर पर है वहाँ से उसको आगे बढ़ाना तो उसकी जिम्मेदारी है ही, प्लस चेतना के जिस स्तर पर है उसका पहले भान होना, उसका एहसास होना भी ज़रूरी होता है। और वो सब कुछ तभी एक थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड ढंग से आगे बढ़ता है जब आप अपने दर्शक की प्रोफाइल भी जान रहे हों, आप अपने गेस्ट की विशेषताएं भी जान रहे हों, अपने समय की सीमाएं भी जान रहे हों, और एक समय वो जो शो के भीतर गुजर रहा है और एक समय वो जो उसके बाहर समाज में गुजर रहा है। मतलब टाइम दोनों ही अर्थों में अगर आप देखिए, इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ शो ड्यूरेशन, और टाइम जो सोशल टाइम है, जो सोशल पॉलिटिकल टाइम है, उसके भीतर उसे कैसे एक रेलेवेंट, वाइब्रेंट और हैपनिंग कैसे बनाया जाए ताकि वो कॉन्वर्सेशन एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन की तरह उभर कर सामने आए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये किसी तात्कालिक मुद्दे पर किए जाने वाले इंटरव्यू नहीं है, और कई बार और ज़्यादातर बार मतलब एक गेस्ट से बात करने के बाद दोबारा उसको मैं नहीं अप्रोच करता हूँ। यानी एक ही शो पिछले 10 वर्षों में लगभग एक ही गेस्ट आपको दोबारा नहीं दिखाई देगा। आपको अगर एक दो छोड़ दें तो एक गेस्ट आपको दोबारा नहीं दिखाई देता। तो एक गेस्ट को उसके जीवन काल में उसके अनुभव के पूरे दायरे को कैसे एक शो में कौन सा इस ढंग से समेटा जाए। जाहिर है बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो चीज़ें शामिल हों वो हमारे श्रोताओं के लाभ के लिए हों, हमारे दर्शकों का अनुभव समृद्ध करें और उनके जीवन में थोड़ा रस खोलें, इस उद्देश्य से उसको करते हैं। इरफान सर, जैसे हम जानते हैं कि गुफ्तगू जो कार्यक्रम है इसके मुख्य कर्ता धर्ता आप ही रहे हैं। गेस्ट को बुलाने की बात हो या प्रिपरेशन की बात हो, तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, हमारी जिज्ञासा थी ये जानने में कि मेहमानों को चुनते वक्त आप किन बातों का ख्याल रखते थे। कई बार हो सकता है कि आप जिनको चाहते हैं वो समय नहीं दे पाए हों या कुछ और बात हो गई हो, कहीं एन मौके पे शायद कहीं कोई आगे पीछे हो गया हो, तो आप किस तरह की रिसर्च को अंजाम देते थे? मेहमानों की श्रेणी अगर बना रहे हैं तो उसमें किस तरह से, और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा हम आपसे जानना चाह रहे थे। हाँ, तो एक तो ये कि अगर हम इसको थे के टर्म्स में बात करें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब ये थे हो चुका है कार्यक्रम, मतलब ये अब आगे नहीं चलेगा। हम इस संभावना के साथ अगर शुरू करें कि ये अभी है, आगे भी इसको, मतलब मेरी तो रुचि है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और ये सिलसिला, क्योंकि इतना विशाल देश है जिसमें इतनी विशाल संख्या में लोग सक्रिय हैं और अपने अपने तरह से अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट काम कर रहे हैं, तो वो एक अधूरा काम है जिसको एक निरंतरता बनाए जाने की ज़रूरत है। लेकिन आपके थे को मैं फ़िलहाल राज्यसभा टीवी के संदर्भ में थे कह देता हूँ, जहाँ पर ये थे हो चुका है। यानी कि राज्यसभा टेलीविज़न पर उसका एक सीज़न या एक समय पूरा हुआ, जहाँ लगभग 9 साल और कुछ महीने, मतलब मानकर चलिए 9.5 साल और ऐसे
राउंड फिगर में कहिए कि लगभग 1 दशक तक भारतीय टेलीविज़न इतिहास में पहली बार निरंतरता से चलने वाली इस तरह के मेहमानों की ये जो श्रृंखला, जिसमें हमने लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यू को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया कि टेलीविज़न पर ये माना जाता रहा है कि आपको अपनी बात जल्दी से कहना होगा, या आपका गेस्ट अगर उसमें ग्लॉस नहीं है, उसमें सेक्स नहीं है, उसमें कोई रेलेवेंट टिटिलेशन नहीं है, या कोई करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, तो उसको कौन देखेगा। उसको एक स्टेल गेस्ट प्रॉपर्टी मान करके लोग नज़रअंदाज करते रहे हैं। तो हमने इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ा। तो राज्यसभा टीवी इसके लिए सबसे पहले तो राज्यसभा टीवी को श्रेय जाएगा कि उसने इस तरह के कार्यक्रम की अवधारणा का स्वागत किया। एक दूसरी चीज़ कि उस निरंतरता के लिए उसने एक मंच दिया, संसाधन दिए, सुविधाएं दी, और मुझे पूरी स्वायत्तता दी कि जीवन के कोमल पक्षों से जुड़े हुए लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं, देश में विदेश में भी। आप जानते हैं कि इसमें हमने सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से ही नहीं, बल्कि ग्रीस, पोलैंड और फ्रांस और जर्मनी और स्पेन तक के मेहमानों को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और हमने इसमें सिनेमा और रंगमंच और जो शो बिज़नेस के अलावा भी बहुत विविध विधाओं के लोगों को, जिसमें खेल से जुड़े लोग हो सकते हैं, मनोचिकित्सा से जुड़े लोग हो सकते हैं, पक्षी विज्ञानी हो सकते हैं, वो बोटेनिकल गार्डनर्स हो सकते हैं, वो मतलब विजुअल आर्ट में भी अगर जाएं तो आपको मतलब रेटरिक में स्कल्प्टर और पेंटर्स के अलावा भी जो मल्टीमीडिया में काम करने वाले लोग हैं, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, मतलब जीवन के कोमल पक्षों में विविध रूपों में सक्रिय जो लोग हैं भारत के और भारत के बाहर के भी, उनको हमने इस श्रृंखला का हिस्सा बनाया। और जैसे जैसे हम इसका ये दायरा बढ़ाते गए, यानी कि सेलिब्रिटी की जो घिसी पिटी परिपाटी और परिभाषा है, उसके दायरे को हमने तोड़ा। और इसको तोड़ने के क्रम में हमने पाया कि दर्शकों की तरफ से हमें अपार स्नेह मिला, और ये पता चला कि वो बहुत सारे लोग जिनको लोग या तो भूल गए थे या जानते नहीं थे, वो आज हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप जानते हैं कि लगभग 100 साल सर्वाधिक उम्र के और 9 साल सबसे कम उम्र के मेहमानों के बीच में ये पूरा दायरा फैला हुआ है। और इसमें जब आपका जो सवाल था, मैं फिर वहाँ पहुँचता हूँ कि हमने मेहमानों के चुनाव में क्या क्राइटेरिया क्या रखा या कैसे। तो सच बात तो ये है कि ये चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता कि हम अगले हफ्ते या अगले महीने या 6 महीने मेहमानों की कौन सी श्रृंखला का एक स्पेक्ट्रम ऐसा बनाएं। ये हमारे हाथ में नहीं रहता। हम चाहते ज़रूर हैं या हम चाहते रहे कि ये तभी संभव हो पाया जब हमने राज्यों को विज़िट किया। मान लीजिए हम तेलंगाना गए या झारखंड गए या बंगाल गए, तब हम कह सकते थे कि ये सीज़न बंगाल पर फोकस्ड है, ये महाराष्ट्र पर फोकस है, ये तेलंगाना पर फोकस्ड है। लेकिन हम ये कभी नहीं कह पाए कि ये सीज़न म्यूज़िक डायरेक्टर्स पर फोकस्ड है, ये पेंटर्स पर फोकस्ड है, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स पर। काश कि ऐसा हो पाता कि हम कहते कि अगले 3 महीने हम सिर्फ भारत के जो शीर्ष नाट्य निर्देशक हैं उनके साथ बातचीत दिखाएंगे, या हम कह पाते कि सिर्फ जो गीतकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये कभी हम कहने की सुविधा, हमको ये प्रिविलेज नहीं मिल पाया, क्योंकि मेहमानों को लाइनअप करना, उनको शो के लिए तैयार करना एक तरह का मेंढक तौलने जैसी स्थिति है, जिस बारे में अगर आप पढ़ना चाहें या आपके श्रोता दर्शक जानना चाहें तो फर्स्ट पोस्ट में उस अनुभव को मैंने विस्तार से शेयर किया था अभी पिछले पखवाड़े, जिसमें मैंने इस बात को साफ करने की कोशिश की थी कि सेलिब्रिटी लाइनअप एक बहुत मुश्किल काम है, ख़ासतौर पर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के लिए, जिसके पास अपना जो टेलीविज़न चैनल या जो भी फोरम है वो प्रमोशन नहीं करता। मतलब अगर किसी फिल्म का, कोई नई फिल्म का रिलीज़ हो रहा है, तो नई फिल्म का जब तक आप प्रमोशन
का कोई कैच नहीं दिखाएंगे उनकी पीआर एजेंसी को या जो उनकी इमेज मेकिंग कंपनियां या पब्लिसिस्ट है, तब तक उसको बहुत दिलचस्पी नहीं होती है कि वो एक तूफ़ानी दौरा सितारों का और सेलिब्रिटीज़ का जो तय होता है कि वो 2 दिन के अंदर वो बहुत सारे मीडिया से मिलेंगे, उसमें आधे घंटे का, 40 मिनट का, 1 घंटे का विंडो रिलैक्स्ड कॉन्वर्सेशन के लिए निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए। और वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब कि आप उनके जीवन की यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं, उनके कंसर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके स्ट्रगल्स, उनके सक्सेसेस, फेलियर्स, समय के बारे में टिप्पणियाँ, ये सब आप क्यों जानना चाहते हैं। ये बहुत सारे पब्लिसिस्ट जो रन ऑन द मिल जो जिनका जीवन गुजर रहा है, वो इस बात को समझ नहीं पाते कि इसका मूल्य क्या है। जो लोग समझ जाते हैं और इसके लिए समय निकालते हैं, फिर उनके लिए वो एक अनुभवातीत एक कार्यवाही होती है और वो उसको हमेशा याद भी रखते हैं। आज जो फिल्मी सितारे हैं या कुछ चर्चित सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इन पीआर एजेंसियों की कठपुतलियाँ बनते जा रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? ये तो ज़रूर है। अब कठपुतलियाँ शब्द हो सकता है कि आपका हो, मैं उसको ना कहूँ। वो हर व्यवसाय की अपनी शर्तें हैं या अपना चलाने का एक तरीका है। जैसे कि कई फिल्मी कलाकारों को देखता हूँ, वो अपने अपॉइंटमेंट्स या अपने पब्लिसिस्ट वो खुद होते हैं, वो अपने फ़ोन खुद लेते हैं, अपनी डायरी खुद मेंटेन करते हैं। लेकिन ऐसा अपवाद स्वरूप ही है। अपवाद में भी ये कहिए कि ऐसे नहीं कि बहुत कोई अनाम लोगों के बारे में कह रहा हूँ, बहुत नामी लोग कुछ ऐसे हैं जो अपना काम खुद करते हैं। लेकिन ये बिज़नेस में शायद ये एक शर्त जैसी बन गई है कि आपको एक पब्लिसिस्ट या कोई कंपनी रखनी पड़ेगी जिसको लोग रखते हैं और उसके ज़रिए अपने जो व्यावसायिक कार्रवाइयाँ हैं वो करते हैं, चाहे वो विज्ञापनों के लिए कोई एंगेजमेंट कमिट करना हो या किसी इवेंट में जाना हो या कोई फिल्म साइन करना हो या किसी भी तरह का जो कमर्शियल एक्टिविटी है, वो उसके लिए वो अपने ऑफिस चलाते हैं और जिसके लिए वो जो रेलेवेंट लोग हैं जो उनके काम के, और वो ज़्यादातर इस बात को समझ नहीं पाते कि हम जो कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई परिपाटी चली नहीं आ रही है। हाँ, कुछ शोज़ रहे हैं लेकिन वो इनसाइडर लोगों के रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो करण जौहर हैं या सिमी ग्रेवाल हैं या अनुपम खेर हैं, इन लोगों के जो शोज़ थे वो फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं, वो मुंबई बेस्ड लोग हैं और वो आपस में उनका रोज़ रोज़ का मिलना जुलना है, तो वो दूसरे तरह के शो हैं। या फिर कोमल नाहटा हैं या राजीव मसंद हैं या और जो अनुपमा चोपड़ा और बहुत सारे और नाम ले सकते हैं, फरीदून वगैरह के। ये सब लोग इनसाइडर्स हैं, वो दे आर बेस्ड एंड वर्किंग इन द इंडस्ट्री। जबकि मेरे केस में मैं एक तो दिल्ली में हूँ और दूसरी चीज़ कि मैं पार्लियामेंट के टीवी चैनल में हूँ। ये सुनकर ही बहुत सारे लोगों को हैरानी होती है कि पार्लियामेंट के टीवी चैनल में एंटरटेनमेंट का क्या होगा। उनको इस बात को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर वो अपने मन को ये सोचकर मना लेते हैं कि ये दूरदर्शन होगा, जबकि दूरदर्शन नहीं है। तो भी वो अपने दिमाग की किसी खिड़की में उसको बैठा लेते हैं कि ये डीडी राज्यसभा है, और ऐसा सोचकर वो सोचते हैं कि ये तो डीडी के चैनल क्या, वो थके हुए चैनल होते हैं, उसमें क्या इंटरव्यू देना है। वो अपने आगे से आगे खुद ही डिसाइड करके आपकी अर्जी को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते जहाँ से खुद जो आपका डिज़ायर्ड गेस्ट है वो उसके लिए खुद डिसीजन ले सके। तो मेरा तो अनुभव यही रहा है इतने वर्षों में कि वो मेहमान जो खुद अपने फ़ोन सुनते हैं या थोड़े एक्सेसिबल हैं या किन्हीं के ज़रिए उन्होंने शो के बारे में जाना है या मैंने किसी से कहलवाया अपनी जो पर्सनल नेटवर्किंग है उसके ज़रिए, तो अगर एक बार वो राज़ी हो जाते हैं तो वो बहुत एक अच्छा शो बन जाता है। इसके अलावा इन बीते लगभग 1 दशक में शो ने खुद अपनी एक रेपुटेशन हासिल की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग खुद विलिंग हैं अभी आने के लिए। उनको लगता है कि इस शो में आएंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो खुद उनके मन में है कहने के लिए, वो कह पाएंगे और उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिस चैलेंज को वो लेना चाहते हैं। और वो अपने जो साथ के लोगों के इंटरव्यू वगैरह देखते हैं या वो गुफ्तगू के उस अनुभव से, तो उनको ये इच्छा होती है कि उनको भी इस शो में बुलाया जाए। तो अब जाकर के ये मैं पिछले 2-3 साल से पाता हूँ कि गेस्ट को अप्रोच करना अगर
संभव हो पाया, यानी उस तक बात पहुंच गई, तो वो फिर तैयार भी हो जाती। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के होने की वजह से आपको ये जो इस अप्रोच में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हुआ क्या? दिक्कत का सामना यही हुआ कि अगर आपने किसी से कहा कि हम अगले महीने की 15 तारीख को आ रहे हैं, अभी अक्टूबर चल रहा है, आपने कहा कि हम 15 नवंबर से 22 नवंबर तक मुंबई में रहेंगे, तो पहले तो वो ये देखेगा या देखेगी कि इन डेट्स के भीतर वो उसके पास डेट है कि नहीं है। कई लोगों को लास्ट मोमेंट पर ये तय हो पाता है कि वो कल अवेलेबल हैं कि नहीं, तो वो कहेंगे कि आप आ जाओ पहले, फिर आप फ़ोन कर लेना, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे। तो हम इतनी अनिश्चितता में वहाँ मतलब कोई टूर प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर जनता के टैक्स का काफ़ी पैसा खर्च होता है। जब हम यहाँ से पूरी टीम लेकर एक यात्रा करके किसी शहर में जाते हैं, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आज पहुँचने के बाद हम कल क्या करेंगे। अगर कल का हमको बहुत क्लियर कट पिक्चर नहीं है या वो कमिटमेंट क्लियर नहीं है, तो हम एक तरह से जनता के हार्ड अर्न टैक्स के पैसे का अपव्यय कर रहे हैं, जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, जो हम कभी चाहते भी नहीं। इसलिए हम अपने टूर को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम 7 दिनों तक हैं तो हम 14 लोगों से बात कर लें, अच्छा हो कि 17 लोगों से बात कर लें। हमने न दिन देखा न रात, सुबह दोपहर शाम, दिन भर में 3-3 इंटरव्यू भी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कि हम अपने टूर को मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें, प्रोडक्टिव बना सकें, क्योंकि हम कोई पिकनिक मनाने तो मुंबई पहुँचे नहीं ना, हम एक ख़ास पर्पस से पहुँचे, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लेकिन मुंबई के केस में ये जो फिज़िकल जो हमारा डिस्टेंस है, अगर हम वहीं रहते रहें तो हो सकता है कि इन 7 दिनों के अलावा किन्हीं 9वें या 12वें दिन कोई आदमी अवेलेबल है, तो हम हाथ के हाथ अभी लाइनअप किया, 2 घंटे बाद टीम लेके पहुंच गए, तो उस केस में वो काम आसान हो जाता है। मतलब तब ये जो स्पेक्ट्रम है वो और ज़्यादा वेरीड हो जाएगा, और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि फिर वही कि एक छोटी मोटी नेटवर्किंग की भी ज़रूरत होती है, आपको हमेशा प्रेजेंट होना होता है। आप किसी फिल्म की लॉन्च की पार्टी है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कोई इवेंट है, आप उनके PR लोगों के साथ थोड़ा रेगुलर टच में रहते हैं, जो कि दिल्ली रहते हुए वो थोड़ा मुश्किल ही होता है। मैं मेरी व्यक्तिगत जब बात करता हूँ तो मैं राज्यसभा टीवी के साथ इतना कनेक्टेड नहीं रहा, लेकिन जब मैंने आपका शो शुरू किया देखना यूट्यूब के माध्यम से, तब मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। और ऐसे मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं, जब हम यूट्यूब पे गुफ्तगू के जब कमेंट्स पढ़ते हैं, तब हमें ये इस बात की भनक लगती है कि कई लोग राज्यसभा टीवी को सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें गुफ्तगू है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि अब ये थे हो चुका है राज्यसभा टीवी के संदर्भ में। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि करीब 9 वर्षों से या 1 दशक से आप इस जो राज्यसभा टीवी का बेहद ही खास शो रहा गुफ्तगू, इसको होस्ट करते आए हैं। आप इस शो के मुख्य कर्ता धर्ता रहे, इसलिए बेशक इस दौरान आपके रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सा समय इस शो को सीखने बोलने के इर्द गिर्द गुजरता होगा। तभी एक रोज़ आपको मालूम हुआ कि अब राज्यसभा टीवी से आपका अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और अब ये कार्यक्रम भी बंद हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सूचना जब आपको प्राप्त हुई, तब उसके बाद आपकी मनस्थिति क्या थी? हाँ, वो एक धक्का लगने की बात है, लेकिन मैंने ज़िंदगी के तमाम दूसरे धक्कों को भी ज़ोर का धक्का धीरे से लागे की तर्ज पर ही लिया है, तो मैंने इसको भी उसी तरह लिया, क्योंकि इसमें जितना ज़ाती तौर पर मेरा नुकसान है, उससे कहीं ज़्यादा राष्ट्र का नुकसान है। तो राष्ट्र के जो नीति निर्माता हैं और जो संसद है, या जो संसद तो समझिए कि जनभावना का एक तरह का प्रतिरूप ही है। लोकतंत्र में संसद का जो स्थान है वो आप जानते हैं, और लोकतंत्र में लोगों का जो स्थान है, और अगर लोगों के जीवन में कोई अर्थ, कोई कार्यक्रम घोल रहा हो और इस बात के महत्व को अगर निर्णय लेने वाले लोग ना समझ रहे हों, तो मैं समझता हूँ कि उस पर दुखी होकर मुझे क्या करना चाहिए। मैं सिवाय इसके कि ये एक बड़ी पिक्चर का एक छोटा हिस्सा है, मैंने उसको इसी तरह लिया। लेकिन वो जो कोशिश है वो मैंने कभी छोड़ी ना, आज भी
छोड़ने के पक्ष में हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो रोकने से भी नहीं रुकती। मतलब अगर किसी चीज़ की समाज को ज़रूरत ना हो तो आपकी ज़िद से वो चलेगी नहीं, और ऐसा हो चुका है। मतलब इवन साक्षात्कार आधारित कार्यक्रमों की भी जीवन बहुत थोड़े रहते हैं अगर वो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति ना कर रहे हो। तो ऐसा बीते वर्षों में होता आया है। इसलिए अगर इस प्रकृति के साक्षात्कार जिस तरह के मैं कर रहा हूँ उसकी अगर कोई सामाजिक उपादेयता है और उसको लेकर किसी भी तरह का आकर्षण समाज में है तो वो किसी एक मंच पर रोकने से रुकेगा नहीं। वो इस उम्मीद के साथ ही मैंने इस दुख की खबर को बड़े ही स्पोर्टिंग ढंग से स्वीकार किया है। हालांकि एक बार कोई चीज़ चलती रहती है तो रुकने के बाद फिर दोबारा चलने की अपनी समस्याएं अपनी जगह पर मौजूद है। इस खबर के मिलने के बाद कुछ सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं को पढ़ रहा था। इसमें एक व्यक्ति ने लिखा था कि गुफ्तगू का बंद होना समाज के स्वयं से संवाद का बंद होना है। किसी एक दूसरे ने लिखा था कि गुफ्तगू ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मेहमान अपना सब कुछ उड़ेलता जाता है और इरफान सर कहीं भी उस बहाव को बाधित नहीं करते हैं। किसी ने लिखा कि अपने देश की ये अंतिम एक अच्छी चीज़ थी जिसे तिरस्कृत किया जा रहा है। तो जब इस तरह की लोगों की अपेक्षाएं हैं, आपने पहले भी कहा, तो क्या आप एक अलग तरह का दबाव भी महसूस करते हैं क्या कि इसे जारी भी रखना है, लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, अब वो जो नाम था राज्यसभा टीवी का वो भी साथ नहीं है? देखिए, एक किसी ब्रांड को या किसी कार्यक्रम की पहचान को स्थापित करना और वो एक निरंतर उसमें परसेवरेंस और परसिस्टेंस की जो ज़रूरत होती है उसको करके हम यहाँ तक पहुँचे। यानी कि शुरू में अगर 1-2 साल गुज़रते गुज़रते आप देखिएगा कि बहुत से लोग नहीं जानते, ये वाली एक सिचुएशन थी। अब धीरे धीरे वो आपकी एपेटाइट का एक हिस्सा सा बनता चला गया एक कार्यक्रम। तो जब ब्रांड अपनी जगह बना ले या कोई कार्यक्रम अपनी पहचान बना ले तो उस वक्त उसका जो टूटना है या उसका क्रम भंग होना है तो वो तो सशंकित करता ही है कि एक आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है। आपने एक चैनल सब्सक्राइब कर दिया, आप निश्चिंत हो गए, जब भी कोई नया एपिसोड आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको देखेंगे। अब आपको एक दर्शक के रूप में एक नए प्रयास में लगना पड़ेगा। अगर ये शो कहीं और शुरू होता है तो उसको फिर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर उसका जो सर्च एल्गोरिथम है उसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो दर्शक के लिए भी वो एक ऑटो पायलट से टूट जाने जैसी स्थिति है। तो वो तो एक समस्या है ही, लेकिन हम समझते हैं कि अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है और गुफ्तगू जैसा कार्यक्रम अगर लोगों के जीवन में रस घोल रहा है तो वो रस कहाँ है उसकी तलाश भी दर्शक अपने प्रयासों से करेंगे। जो सोशल मीडिया के में ये जो जन भावनाओं का प्रतिबिंबन है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इरफान सर, आपने कई चर्चित व्यक्तियों के इंटरव्यू किए, उनकी कहानियों को हमसे रूबरू करवाया, लेकिन जब मैं आपके जीवन की उस तरह के कहानियों, उस तरह के किस्सों को खंगालने की कोशिश करता हूं तो बहुत ही कम जानकारी, और जो जानकारी है वो नहीं के बराबर मिलती है। आप अक्सर अपने शो की शुरुआत सेलिब्रिटीज़ की शुरुआती ज़िंदगी, उनकी परवरिश, उनके परिवार से करते हैं। तो क्या हम जान सकते हैं आपकी शुरुआती ज़िंदगी, आपकी परवरिश, आपकी पढ़ाई, आपका परिवार? हाँ, इस बारे में भी 1-2 इंटरव्यू हैं। अगर आपको नज़र नहीं पड़ी तो वो लिंक आपसे शेयर किया जा सकता है, लेकिन चूँकि आपने खुद पूछा है तो उसमें मुझे तो यही आपको बताना है कि मैं एक उत्तर प्रदेश के एक अभी जिस मिर्ज़ापुर की बातें इतनी हो रही हैं, जो आपको वेब सीरीज़ के ज़रिए जिस ज़िले को आप जान पा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तब वही हमारा ज़िला था। उसकी एक सीमेंट फैक्ट्री की माइंस में मेरा जन्म हुआ। तो इस तरह हम लोग का मतलब ये कि हम और हमारे दोस्त जो इंडस्ट्रियल कॉलोनियों
की उत्पत्ति हैं। मतलब जब अनुराग कश्यप अपनी कहानी हमको अपने इंटरव्यू में सुना रहे थे तो हम बहुत उससे अब जोड़ पा रहे थे। मतलब हमारी और मतलब वो सांस्कृतिक परिवेश हम लोगों का एक ही जैसा होता है, जिसमें वो जो गाँव और कस्बों के इथॉस के बजाय औद्योगिक कॉलोनियों का जो एक की संरचना है, जिसमें लगभग पूरा भारत और कभी कभी विदेश के लोग भी इन शुरुआती औद्योगिक कॉलोनियों में आकर रहते थे, फैक्ट्री इंस्टॉल करने या और अन्य दूसरे कारणों से। तो आप मतलब एक पूरे भारत और थोड़े थोड़े से अंतर्राष्ट्रीय छवियों के साथ भी वो मेरा बचपन का समय है जहाँ मेरा जन्म हुआ। मैंने आपको बताया कि वो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की माइंस है जिसका नाम है गुरमा मारकुंडी। तो वो एक चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा सीमेंट फैक्ट्री की कॉलोनी का इलाका, जिसमें बहुत थोड़े से मज़दूर और बहुत थोड़े से मतलब अगर वो स्थानीय लोग भी हैं तो उनकी ज़मीनों को भी फैक्ट्री के लिए अधिग्रहित कर लिया गया। तो जो मूल निवासी हैं वो आपको कम ही दिखाई देंगे, आदिवासी ज़रूर दिखाई देते रहते थे, हम लोगों के साप्ताहिक हाटों में वो आया करते थे। तो उस तरह का एक जो भौगोलिक परिवेश है और उसी के साथ जो उसका सांस्कृतिक गठन है, उसके बीच में मेरा जन्म और शुरुआती पढ़ाई हुई। फिर बाद में इसी सीमेंट फैक्ट्री जो कि वहाँ से करीब समझिए कि 8 या 12 किलोमीटर दूर थी, जिसमें करीब 4 या 5 किलोमीटर का एक चक्करदार पहाड़ी रास्ता था जिससे हम लोग स्कूल जाया करते थे। तो इंटरमीडिएट तक की वहाँ पढ़ाई के बाद फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गया था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने के बाद से फिर एक जीवन का एक अलग दौर शुरू हुआ, जिसमें मतलब सांस्कृतिक कर्म, उसमें नाटक, उसमें गीत, उसमें पोस्टर कलाएँ, उसमें पत्रकारिता, वो सब हमारी यूनिवर्सिटी की उस पढ़ाई के शुरू के 3-4 सालों में ही उसने लगभग ये टोन तय कर दिया था कि यही मेरी रुचि का प्राइमरी केंद्र है। क्योंकि हम लोगों की सीमेंट फैक्ट्री में बहुत हम लोग उस तरह से एक्सपोज नहीं थे जैसे शहरी लड़के होते हैं, शहरी बच्चे जो बहुत संसाधन संपन्न होते हैं। हम लोग बहुत सीमित साधनों में, मुश्किल से 1 अखबार आया करता था, 2 अखबार कॉलोनी में जो भी शाम को आते थे। लाइब्रेरी के लिए आपको थोड़ा भटकना पड़ता था कि किताबें आपको मिल जाएं, पढ़ने में आपकी रुचि है तो उसके लिए भी थोड़ा सा उद्यम, थोड़ा मेरे घर में मेरे पिता का शौक़ था पढ़ने का, तो उस नाते वो मुझे बहुत उससे मदद मिली। वो खुद अखबार घर पे मंगाया करते थे, पत्रिकाएं मंगाते थे, किताबें वहाँ थी। तो मुझे अपने घर से, अपनी माँ से, अपने पिता से जो संस्कार मिले वो फिर धीरे धीरे करके जो हम लोगों को स्कूल छूटने के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक वो फिर दायरा बढ़ता ही गया। और जो पढ़ने की और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की, यानी अपने व्यक्तित्व के एक्सटेंशन के लिए ये माध्यम मुझे ज़्यादा अनुकूल लगे। और शुरू से ही मुझे कुछ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में बहुत शौक़ था, तो उसके लिए मैंने बहुत खून पसीना भी, मतलब खून पसीना क्या कहेंगे, ये थोड़ा क्लीशेड हो जाता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा अपना समय लगाता है, तो मैंने इस फील्ड में पढ़ने और मतलब तब ये तो नहीं मालूम था कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कोई एक डिसिप्लिन हो सकता है या करियर भी हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो शौक़ ही बाद में आज की तारीख में मेरा व्यवसाय है। और ये मुझे अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें मेरी कोई रुचि ना हो। मैं जो काम, मेरी जिसमें रुचि है, जिसमें मेरी आत्मा बसती है, उसी से मेरे आय का स्रोत भी है। तो मुझे ये बहुत संतुष्टिदायक लगता है कि अगर कोई ये कहे कि नहीं थोड़ा काम से आप छुट्टी ले लो, तो मैं सोचता हूँ कि फिर किस चीज़ से छुट्टी ले लूँ, छुट्टी से भी छुट्टी लेना हो जाएगा इस तरह का। तो मतलब जो बचपन का परिवेश है वो है जिसमें बहुत सारे दोस्तों का और सामूहिक गतिविधियों का एक बहुत मिला जुला अनुभव से भरा हुआ एक पूरा दौर है, जिसको शायद इस पूरी बातचीत में बता पाना मुश्किल है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर विधा के जो विशेषज्ञ या उसमें काम करने वाले लंबे समय से लोग हैं, उनके साथ थोड़े से आत्मविश्वास से बात इसलिए भी कर पाता हूँ क्योंकि हर विधा में मैंने रुचि, वैसे भी पत्रकारिता में कहा जाता है कि आपको सब चीज़ों में रुचि लेनी चाहिए, लेकिन वो कही जाने वाली एक रेटोरिक के अलावा खुद आप खुद ही जब आप अपने पैशन के साथ किसी चीज़
में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका एक अलग होता है, अलग प्रभाव होता है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ अचानक मतलब 25 साल बाद 20 साल बाद मेरे किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने पर आप एक चीज़ होती है, एक इन्फॉर्म्ड नॉडिंग इंटरव्यूइंग में, और वो पता चल जाती है, दर्शक को पता चल जाती है। अगर आपने किसी बात पर अगर सिर हिलाया, उदाहरण के लिए अगर आपके गेस्ट ने कहा कि आपने क्या मेरी फिल्म आक्रोश देखी है, और आपने नहीं देखी है और सिर हिलाया, वो एक तरह का होता है, और आपने देखी है और सिर हिलाया वो दूसरी तरह का होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आत्मविश्वास देती हैं कि कोई ऐसी चीज़ आपके सामने अचानक नहीं आ गई जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो ये है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो FM गोल्ड पर आपका एक शो आता था। मतलब देखिएगा कि भारत में जो FM की शुरुआत हुई, अब तो बहुत सारे FM स्टेशंस, प्राइवेट FM स्टेशंस हो गए। पहले तो सिर्फ एक ही FM स्टेशन होता था, तब उसमें ये भी नहीं होता था कि ये FM रेनबो है, ये FM गोल्ड है, ये भी नहीं, सिर्फ FM ही होता था। मतलब तो उस समय से ही मैं FM पर प्रोग्राम कर रहा हूँ। और फिर जब FM गोल्ड शुरू हुआ तो उसमें हम लोगों की 5-6-7 लोगों की एक टीम इस FM से, जो आदि FM कहा जा सकता है, जो बिल्कुल फाउंडिंग FM था, उससे हम लोगों को, जिनके पास थोड़ा सा रिसर्च का, राइटिंग का, एक नीश ऑडियंस को एड्रेस करने का नैक था, उन लोगों को यहाँ लाया गया। इस चैनल को एक तरह से हम लोग उसके फाउंडिंग एंकर्स थे। तो FM गोल्ड को एक बिल्कुल चेहरा, एक नया देना, और वो तो वैसे रेट्रो म्यूज़िक के लिए था, लेकिन उसमें हम लोगों ने सिर्फ म्यूज़िक को ही आधार नहीं बनाया, और रेट्रो से भी पीछे जाके हम लोगों ने विंटेज पीरियड के भी म्यूज़िक को शोकेस किया, जिसके बहुत अद्भुत अनुभव सामने आए। कि मतलब मैं तो एक शो करता था जिसमें 50 के बाद का कोई गाना नहीं बजाता था। आप सोच लीजिए कि 50 के बाद ही ज़्यादा खनकदार संगीत और रोचक संगीत बनकर सामने आया है, लेकिन 50 तक का मतलब फिल्मों में संगीत आने से लेकर 1950 तक का संगीत, यानी कि जिसे हम लोग विंटेज म्यूज़िक कह सकते हैं, फिल्म म्यूज़िक, और उसकी एक आदत लगाना, या उसका जो एक रिकॉल, रिविजिट वैल्यू है उसको। तो और सिर्फ ये नहीं, मतलब इसमें हम लोगों ने करियर काउंसलिंग के, लीगल काउंसलिंग के, हेल्थ काउंसलिंग के, ऑनलाइन जो वो हैं डायल इन डायल आउट शोज़, इसके अलावा रेडियो ब्रिज जैसे जो अलग अलग शहरों को कनेक्ट करके, तो एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग का ये जो अनुभव था, ये भी बहुत ही मतलब दर्शकों के साथ, दर्शकों की अलग अलग स्तरों के साथ कम्युनिकेट करने का, उनसे एक जुड़ाव बनाने का एक बहुत अच्छा दौर आपने ठीक ही याद दिलाया कि FM गोल्ड के ज़माने में वो भी रहा। गुफ्तगू की बात करें तो ये शो पहले शख्सियत के नाम से आया था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रब्बी शेरगिल का इंटरव्यू जो था वो पहली बातचीत थी इस शो में। तो इस शो का पहले नाम शख्सियत और उसके बाद गुफ्तगू, क्या कोई विचार था जिसके कारण इसका नाम बदला गया? ऐसा नहीं है, चूँकि आपको मालूम है कि मैं राज्यसभा टीवी में आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और सिनेमा हिस्ट्री वाले डेस्क का एडिटर भी रहा, तो मुझे ये भी देखना था कि एक से ज़्यादा शोज़ हों जिसमें, क्योंकि एक शो पर बहुत सारे गेस्ट का बोझ सा हो जाएगा। तो हमारी एक कलीग थी जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, और ये हुआ कि उनको भी एक शो करना है, तो फिर उन्होंने ये शो ले लिया, शख्सियत जो था, और उसमें ये तय किया गया कि इसमें सिर्फ हम क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल डांस, सूफ़ी, कुछ भजन, गज़ल, ये वाले जॉनर को हम शख्सियत में रख देंगे ताकि दोनों में ओवरलैपिंग ना हो, और गुफ्तगू नाम से नया शो शुरू करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि शुरू के जो 2 एपिसोड हैं, या बल्कि 3 मैं कह सकता हूँ, रब्बी शेरगिल, शुभा मुद्गल, और थोड़ा सा उसमें जोड़ूंगा मल्लिका साराभाई को, कि बाद में उस शो का नाम फिर हमने गुफ्तगू किया, हालांकि रिकॉर्ड दूसरे नाम से किया था। तो इस तरह से अब विषयों का विभाजन और
वैरायटी ऑफ गेस्ट के लिए आपको मालूम है कि शख्सियत में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, और गुफ्तगू में आप देखेंगे तो ये मिलेगा। फिर उसके बाद बहुत सारे आप देखेंगे, अगर स्पेशल शोज़ में जाइए तो आपको आर्ट लिटरेचर से जुड़े हुए बहुत सारे स्पेशल शोज़ आपको, गुफ्तगू तो चलिए एक चीज़ क्योंकि आप जानते हैं, अदरवाइज़ हम लोगों ने बहुत विविध विषयों पर, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की विशेषताओं और उनके संगीत और उनके ट्रेडिशंस पर स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज, स्पेशल रिपोर्टें, स्पेशल कैप्सूल, स्पेशल फीचर्स बनाए हैं। शख्सियत में पहले मेहमान रवि शेरगिल जी थे, तो क्या कुछ ऐसा कोई खास था कि उनको पहले मेहमान के तौर पर आपने पहले इनवाइट किया? आप चाहते तो उस समय किसी को भी इनवाइट किया जा सकता था, लेकिन रवि शेरगिल का नाम ही क्यों? हाँ, तो ये सिर्फ एक संयोग है कि उस वक्त मैंने उनको फ़ोन किया और वो मिल गए। हो सकता है कि उनकी जगह शुभा मिली होती तो शुभा पहली हो जाती, या उनकी जगह इब्राहिम अलकाज़ी ने पहले हाँ कह दी होती तो वो पहले हो जाते। एक ही समय में आप कई लोगों को अप्रोच करते हैं, जैसे रोशन सेठ जी को हमने अप्रोच किया और उन्होंने मना कर दिया, तो हो सकता है रोशन सेठ हो जाते हैं। मैं ये देखूंगा कि अभी हम दिल्ली में चैनल शुरू कर रहे हैं, तो दिल्ली में उपलब्ध कौन से लोग हैं, इसलिए शुरू के अगर आप देखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ गेस्ट, उसमें बहुत सारे दिल्ली के आपको दिखाई देते हैं। जैसे जैसे दिल्ली के गेस्ट सैचुरेट होते जाते हैं, फिर हम राज्यों की मतलब विज़िट करना, वहाँ जाकर उनको उनके साथ बातचीत रिकॉर्ड करना फिर शुरू करते हैं। सेलिब्रिटीज से बात करते हुए उनके अनुभवों को, उनकी कहानियों को एक हम तक पहुँचाना, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप उनसे मुखातिब हुए, तो क्या उनके अनुभवों को का कुछ फ़ायदा आपको भी हुआ? क्या सीखा आपने उनके अनुभवों से? अब जाहिर है कि एक से ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं जी। और वो सीखना हर गेस्ट से अलग अलग तरह का सीखना है। अगर उदाहरण के लिए ही अगर कहूँ तो ये कि जिसको बल्लासानी कहते हैं, कम से कम इस फील्ड में, ग्लैमर की फील्ड में, कि जब तक आपका सिक्का चल रहा होता है तब तक आपको लोग पहचानते हैं, और जैसे ही आप सीन से बाहर हुए, नज़र से ओझल हुए, आप लोग आपसे संबंध नहीं रखना चाहते। तो एक आम तौर पर ये मैंने देखा इस सिनेमा वाले सेगमेंट में कि लोग अकेले हैं, बहुत अकेले हैं। कई बार तो बहुत जो सक्रिय लोग हैं उनका भी कोई सोशल सर्किल उस तरह नहीं है। तो अगर सीखने की बात कहूँ तो मैं ये सोचूंगा कि वो लोग जो ज़्यादा सोशली एक्टिव रहते हैं वो अधिक समय तक ऊर्जावान रहते हैं, आशावान रहते हैं। उनके रहन सहन, उनके घर, उनके रिश्तों के बीच में एक तरह का वार्मथ रहता है, जो वार्मथ हमारे और उनके आमने सामने बैठने पर भी दिखाई देता है। मुंबई में जिस तरह से लोग व्यस्त रहते हैं, उसमें ये सबसे उम्मीद करना मुश्किल है कि वो उस तरह की बैठकबाजियाँ और अड्डेबाजियाँ करेंगे जैसे आप छोटे में, मतलब छोटे शहरों का मतलब हम इलाहाबाद जैसी जगह की बात करें जहाँ अड्डेबाजियाँ एक बहुत कॉमन चीज़ होती थी, या आप जबलपुर या इंदौर चले जाइए, या आप रांची में चले जाइए, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला उनका अलग है, जबकि दिल्ली में या मुंबई में या चेन्नई में एक दूसरी तरह का है। तो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो सीखी जाती हैं, मतलब मैं सीखता रहता हूँ। शायद यही मुझे इस सिलसिले में कहना है। इसी चीज़ को जोड़ के अगर वर्तमान समय में हम देखें, जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ की खबरें आती हैं, क्या ये पीड़ा पहुंचाती हैं? जैसे क्या खबर की बात कर रहे हैं आप? जिस तरह की खबरें हैं, हम सिने जगत के भीतर से जिस तरह से ड्रग्स वगैरह की बात देखते हैं, अकेले रहने की बात करते हैं, और ये यहाँ से सुसाइड तरह के जब कृत्य हमारे सामने आते हैं, तब ये क्या पीड़ा पहुंचाता है? नहीं, कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत स्वाभाविक भी लगती हैं। मतलब लोगों का अपने, मतलब जिस तरह का उनका अकेलापन, या जिस तरह उन्होंने जीवन की शर्तों को बिना किसी नानुकुर के मान लिया और उसके सामने एक तरह से समर्पण, आत्मसमर्पण जैसे कर दिया। तो अगर आप हालात के हाथ का खिलौना बन जाएंगे तो
जैसा आपके साथ होना चाहिए वैसा ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इसलिए ये बहुत मुझे बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं लगती। किसी ने अपने को नशे में डुबो लिया, किसी ने किसी तरह की मानसिक अवसाद में से घिरा हुआ पाया, या किसी ने सुसाइड कर लिया उदाहरण के लिए। तो ये इसमें से अधिकांश केसेस में ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये खुद इसका हिस्सा हैं, और इनके पास ये एक चॉइस भी हो सकती है कि वो उस विशेष साइकिल से अपने को निकालने के वो तरीके अपनाएं जिस तरह दूसरे उन लोगों ने अपनाए हैं जो उनसे अधिक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं लगती, बल्कि लगता तो यही है कि यही स्वाभाविक कल्मिनेशन था जीवन को जिस तरह आपने अपने को हालात के हवाले जिस तरह से कर दिया, उनकी उस विशेष साइकिल का जैसे आप एक हिस्सा जब बन गए और आपने अपने विवेक को और उसमें अपनी विशिष्टता को खोने का जैसे काम किया, तो उसका वो स्वाभाविक कल्मिनेशन मेरे हिसाब से है। दुखद है काश के ये ना हो, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब जो आपकी एक व्यक्ति के रूप में आपकी चेतना थोड़ी उन्नत होगी और आप अपने आप को जिसे आत्मसमर्पण मैं जिसे कह रहा हूँ कि आपने इस जो दुनिया चुनी उसकी शर्तों के सामने आपने उस खेल का हिस्सा आपने खुद को बना दिया। आपने कई तरह के सेलिब्रिटीज़ के साथ प्रश्नोत्तरी की, उनसे बातचीत की, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी प्रश्न ने सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा असहज कर दिया हो, या उनके किसी उत्तर ने आपको असहज कर दिया हो? ऐसा कोई अनुभव आपके साथ? चूँकि इसमें हर परिस्थिति के लिए हम तैयार रहते हैं। कुछ सवाल असहज करने के लिए भी पूछे जाते हैं और जाहिर है कि वो असहज हो जाते हैं, और कुछ जवाब अनजाने में असहज बना देते हैं मुझे, लेकिन वो सब कुछ एक बातचीत को समृद्ध कर रहा होता है। इसलिए हम उसको सहज असहज की ऐसे खांचे में तो हम नहीं डालना चाहते कि उसको हम एक कोई निजी असहजता का विषय बना लें। हम उसे मानकर चलते हैं कि ये अगर खेल है तो ये सब उसका हिस्सा है। अगर आपने गेस्ट के साथ वो उस तरह का रैपो बना लिया, या उसने इतना स्पेस दिया कि आप सवालों को कॉन्टेक्स्ट के भीतर थोड़े असहज ढंग से रख सकें, चूँकि आपका इरादा वो नहीं है। चूँकि मेरा इरादा एक असहज सवाल को पूछकर उन्हें असहज करना नहीं है। ये ज़रूर है कि चूँकि ऐसे प्रश्न उनसे पूछे नहीं गए इसलिए वो असहजता स्वाभाविक है, लेकिन फिर वो तुरंत बैकफुट पर आने के बाद या फ्रंट फुट पर जाने के बाद सवाल को वो लोग जो आर्टिकुलेट हैं, अनुभवी हैं और जो इस शो की गंभीरता को समझते हैं और मेरे मंतव्य को भांपते हैं, वो कभी भी उसको अन्यथा नहीं लेते। ये तो मैंने पाया है। और ये भी कहूँगा कि एक शो के होस्ट के तौर पर मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये मेहमानों के मन में ये विश्वास जगाया, या वो इतने सहृदय रहे या होते हैं कि वो मुझे किसी भी तरह का सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करते हैं या उसका स्वागत करते हैं, और अपने मन की बहुत निजी पीड़ाएं भी शो में व्यक्त करते हैं। कई बार तो रो भी पड़ते हैं। तो यही सब है जो एक शो को मैकेनिकल और परिपाटी वाला शो नहीं रहने देता, बल्कि एक बहुत निजी, व्यक्तिगत, भावपूर्ण, रसमय एक आनंद की वस्तु बनाता है। शायद इसलिए भी बहुत सारे लोग इसके रुकने से, ठहरने से, इसकी निरंतरता के भंग होने से
निराश हैं या दुखी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं उनके हृदय के तारों को ये संवाद छूता है। कितना जल्दी एक नए मेहमान के साथ गुफ्तगू एक नए मंच पर उम्मीद कर सकते हैं कि हम ये शो इसकी जो निरंतरता है राज्यसभा टीवी के अलावा कहीं और हम इसे देख पाएंगे? हम तो चाहते हैं कि कल से शुरू हो जाए, लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह की किसी भी चीज़ को शुरू करने में एक लागत नाम की चीज़ आती है। अगर आप और मैं कोई किसी धन्ना सेठ का पुत्र नहीं हूँ कि मेरे पास कोई गड़ी हुई जमा कोई पूंजी है जहाँ से मैं अनंत काल तक जनता के आनंद के लिए उस पूंजी को निकाल कर खर्च करता रहूँगा। काश मैं ऐसा कर पाता, काश मेरे पास कोई गड़ा हुआ धन होता जो मैं सिर्फ जनता के आनंद के लिए और अपने सुख के लिए मैं इस काम को करता रहता, लेकिन वो स्थिति नहीं है। बहुत सारे दर्शक अपने भोलेपन में, सदिच्छा में, शुभेच्छा में ये बात कहते हैं कि आप YouTube पर शुरू कर दीजिए, लेकिन YouTube पर शुरू करने का मतलब ये हुआ कि आप पहली तो बात कि उसकी प्रोडक्शन के लिए इमीडिएटली आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे पास नहीं है। मतलब एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, टीम को एक स्थायी एक विश्वास होना चाहिए कि वो एक थोड़े समय तक काम करेगी तो उसके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं वो एड्रेस किए जाएंगे, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और ना मेरे पास कोई टेलीविज़न चैनल है आज की तारीख में। मेरी इच्छा ज़रूर है कि मैं इस काम को आगे करूं, मतलब ये जो रस्में प्रस्तुतियां हैं उसको मैं अपनी भरसक कोशिश करता रहूं, ये मेरी बहुत इच्छा है। लेकिन इच्छा होने भर से नहीं होगा, और सोशल मीडिया पर तमाम शुभकामनाओं का सम्मान करते हुए हम उसको किसी मॉनेटरी ट्रांसलेशन में नहीं देख पा रहे अभी। कि अगर हम मान लीजिए कि क्राउड फंडिंग के लिए भी हम कॉल दें तो भी हम 1 साल या 2 साल तक इस तरह के पेटी कंट्रीब्यूशन से हम किसी शो को चला लेंगे। ये भी मुझे इसकी कोई व्यावहारिक कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इसलिए अभी जैसे आप कह रहे हैं, जो आपने सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड और उभार और जन भावनाओं का एक लगाव जो देखा, उसी तरह की कई और भी चीज़ें सामने आई हैं। अनेक ऐसे शुभचिंतक जो चाहते हैं, जो संसाधन संपन्न भी हैं, वो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि इसको शुरू किया जाए, और अभी हम उन मोडेलिटीज़ पर काम कर रहे हैं। और अभी ऐसा लगता है जिस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम जल्द ही इसको शुरू कर पाएंगे। जी इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। इस बातचीत का अंत में कुछ पंक्ति आपको समर्पित करते हुए करना चाहूँगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।